यार क्या मज़े हैं ना इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के। दिन भर सिर्फ रील्स बनाओ, डांस करो और ढेर सारे पैसे भी कमाओ। मज़े तो यार तुम्हारे भी हैं, स्कूल नहीं जाना, घर पे बैठना है और सिर्फ इन रील्स को स्क्रॉल करना है। बट इस सोशल मीडिया का एक दूसरा पहलू भी है। सोचो तुम एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ढेर सारे मरीज हैं तुम्हारे आसपास, उनके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं और वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज भी नहीं है। उसी समय सोचो तुम्हें भी सांस आना बंद हो जाए और तुम बेहोशी की हालत में हो, तुम्हारे आसपास सिर्फ लाल चीज़ें दिख रही हैं, आग जल रही है कहीं पे, ऐसा कुछ तुम्हें दिख रहा है एंड यू फील दैट यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द डेथ। आप हेल में हो, आपको ऐसा फील। तो ऐसी एक्सपीरियंसेस यार पिछले समय कुछ लोगों ने किए हैं इस कोरोना काल के अंदर और इसी के बारे में आज हम बात भी करने वाले हैं। आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme. ऐसी न्यूज़ तो आपको सुनने को मिल ही रही होंगी, मगर ये सिलसिला आज नहीं काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है। बर्ड फ्लू, HIV, एड्स, सार्स ऐसी बड़ी बड़ी महामारियों ने और अब कोरोना काफ़ी लोगों की जान ली है। जैसे कि 1720 में आई एक मिडिल ईस्ट से आई हुई एक शिप जो कि फ्रेंच पोर्ट सिटी पर रुकी थी। किसे पता था कि वो पैसेंजर्स के अलावा ब्यूपोनिक प्लेग नाम की एपिडेमिक से भी भरी हुई है। यस, कार्गो ऑफ द शिप कैरीज द रेड फ्लीग। इसने काफ़ी लोगों की, लाखों लोगों की जान भी ली थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूपोनिक प्लेग। फिर आया कॉलेरा डायरिया 1817 में, जिसने अगेन थाईलैंड, एशिया ऐसे बड़े कॉन्टिनेंट के अंदर अपना प्रकोप दिखाया और इवन भारत में कोलकाता के अंदर भी इससे काफ़ी लोगों की जान गई थी। और ये कहानी यहीं रुकी नहीं, इसके बाद 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और फिर 19th सेंचुरी में आया स्पेनिश फ्लू, जिसकी शुरुआत हुई मरीजों से लथपथ फ्रेंच हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल वॉर के सोल्जर्स जो केमिकल अटैक से घायल थे उनका इलाज कर रहा था, जो कि खाने के थ्रू बर्ड्स में गया, म्यूटेट हुआ और फिर माइग्रेट हुआ पिग्स में और देखते ही देखते 500 मिलियन लोगों की मौत का कारण बन गया। और अब 2020 में कौन? कोरोना। 2021 में इसका नया अल्फा, बीटा, डेल्टा, इसके बाद अब ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। सो अब समय आ गया है इन्हीं सभी बीमारियों के बारे में बात करने से, क्योंकि जितना हम इनके बारे में बात करेंगे शायद उतना ही हम इनको बेहतरीन समझ पाएंगे और इनका इलाज ढूंढ पाएंगे। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल के बारे में। आपका एक बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर। इस चैप्टर में हम कुछ जनरल बातें भी करेंगे, जैसे कि एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक ये क्या होती है, और हम जानेंगे कि जो आपकी डिसीज़ है उसको आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप पॉजिटिव एजेंट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हो, जो कि होंगे इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, या फिर ड्यूरेशंस के बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि एक्यूट और क्रॉनिक। तो इन डिसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे आज के इस सेशन की। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल। एक्चुअली देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का ना पहला ऐसा चैप्टर है जिसने आपसे सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा सर? इसने पूछा है, सवाल पूछा है कि व्हाई डू वी फॉल इल, कि भैया तुम बीमार क्यों पड़ते हो, कारण क्या है? क्या कोई इन्फेक्शन तुम्हें आके बीमार कर रहा है? ये कारण हो सकता है ना? या फिर तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, तुम्हारी जो तुम डेली डाइट लेते हो वो अच्छी नहीं है, इस वजह से तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो गई है ना? क्या ये कारण हो सकता है आपके बीमार पड़ने का? यस सर, ये भी हो सकता है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें कोई डिसीज़ मिली है ना? ये भी हो सकता है, जिसे आप कॉन्जेनिटल डिसीज़ कहते हो, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई और कारण है, किसी इन्फेक्शन ने आके आपको डिसीज़ कॉज कर दी। तो बहुत कारण हो सकते हैं किसके बीमार पड़ने के। तो उसी का जवाब हम इस सेशन में ढूंढने वाले हैं, ठीक है। व्हाई डू वी फॉल इन मतलब एक सवाल है आपकी एनसीईआरटी का। क्या पूछा? बोल भाई, नाम तो बता। सवाल पूछ रही है आपसे कि नाम नहीं, इस चैप्टर का मतलब क्या है वो ये पूछ रही है। तो एक पहला चैप्टर जो कि बाकी चैप्टर से अलग है, जिसमें एनसीईआरटी ने हमसे ही सवाल पूछ लिया। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले देखो, इस चैप्टर में है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बीमारी से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यार बीमारी से पहले क्या आया। बीमारी से पहले थी हेल्थ। तो पहले हम हेल्थ का मतलब जानते हैं कि यार कौन हेल्दी है। क्या आप अपने आप को हेल्दी कह सकते हो? ठीक है, इसका जवाब हम ढूंढते हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूं कि यार हेल्थ का मतलब क्या होता है।
देखो हेल्थ का मतलब होता है, हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। पहले इस बात को याद रखना कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई डिसीज नहीं है तो आप हेल्दी हो गए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझो इस बात को। मान लीजिए ये कोई एक एथलीट है, ठीक है। ये एथलीट जो है ये कहीं रेस में भागा, ठीक है, और ये रेस में भागा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोगिंदर, ठीक है। ये रेस में भागा, ये एथलीट है जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाला था, लेकिन किसी कारण से ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है, या फिर जीत नहीं पाया गोल्ड मेडल। तो इस केस में क्या होगा? ये एथलीट है कि बॉस ये हेल्दी तो है, मतलब हेल्दी नहीं, आप इसे कहो कि इसको कोई डिसीज नहीं है, तो कैन आई कॉल इट कि हाँ भाई ये जो है ये डिसीज फ्री है? डिसीज फ्री, बिल्कुल सर। क्या इसको मैं हेल्दी कहूँ? तो उस हेल्दी के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आप जान सकते हैं कि यार ये डिसीज फ्री है, अंदर से पूरा फिट है, ठीक है, हाथ बॉडी एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं इसके, लेकिन अंदर से ये मेंटली डिप्रेस्ड है। कैसा है? मेंटली डिप्रेस्ड। क्या है ये? मेंटली डिप्रेस्ड है। तो इस केस में आप इसे हेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि देखो हेल्थ की डेफिनेशन ही दी किसने है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने इस हेल्थ की डेफिनेशन कुछ ऐसे बताई है कि कोई बंदा अगर पहली बात तो मेंटली, या मेंटली से भी पहले फिजिकली तो उसे फिट होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि यार सर कमर में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है ना, पैर थक गए मेरे, तो ये ऐसा नहीं है कि वो बंदा लाइक फिजिकली ही फिट नहीं हो, उसकी बोन्स बहुत वीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिजिकली फिट होना चाहिए, तंदुरुस्त जिसे आप कहते हो, है ना। सेकंड, वो मेंटली फिट होना चाहिए। कैसा? मेंटली फिट होना चाहिए, मतलब कि वो, उसके दिमाग पे कोई प्रेशर ना हो, सर एग्जाम आने वाले हैं, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं और तुम भी स्ट्रेस में हो, हेल्दी नहीं हो तुम, ठीक है। तो मेंटली आप एकदम फिट होने चाहिए, फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए, और क्या सर? और सोशली। कुछ लोग होंगे ना आपके आसपास जो हमेशा ही रोतरा सा मुंह बना के घूमते रहते हैं कि यार मेरे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए। अरे तूने पढ़ा क्या? मेरी तो तैयारी ही नहीं है, अब क्या करें यार, आज तो पेपर ही गंदा आया था, ये बुक ही ख़राब है, ये टीचर ही ख़राब है, ऐसे बोलते रहते हैं ना, है ना। तो बहुत बच्चे जो है ना, या बहुत लोग आपके आसपास ना नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उसमें क्या है, उनके वो सोशली अच्छे नहीं है, ठीक है। सोशली में वो नेगेटिव फैलाने वाले लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास, या फिर अगर आपको फाइनेंशियल्स बहुत इशू हैं, आप हमेशा ऐसे डिप्रेस रहते हो कि यार पैसे नहीं है, ये नहीं है ना, तो भी आप सोशली फिट नहीं हो उस केस में, ठीक है। सोशली मतलब आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, क्या वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, देन यू कैन से दैट यू आर सोशली फिट। लास्ट और जो अभी रिसेंटली WHO ने कोविड के समय पे ऐड किया है हेल्थ की डेफिनेशन में, वो है स्पिरिचुअली। आपको स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना पड़ेगा। अगर ये 4 बातों से आप हेल्दी हो तो इसका मतलब कि हाँ आप एक हेल्थ सिचुएशन में हो, ठीक है। तो ये एथलीट जो था ये बस जीत नहीं पाया, तो ये फिजिकली तो एकदम फिट था, लेकिन जो गोल्ड मेडल जीत नहीं पाया उस वजह से क्या हुआ, ये मेंटली फिट नहीं है। तो क्या मैं इसे हेल्दी कहूँ? नहीं, इसे हेल्दी नहीं कह सकता। क्या मैं इसे डिसीज फ्री कह दूँ? हाँ सर डिसीज फ्री कह दो आप इसको, है ना। तो ये डिसीज फ्री तो है लेकिन हेल्दी नहीं है। तो आई थिंक आपको हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी कि हेल्थ होती क्या है ना। ओके, इसके बाद में अगर आगे बढ़ूँ तो मैं आपको ये भी सिखा सकता हूँ कि यार अगर कोई बंदा हेल्दी नहीं है तो क्या कारण है। एक तो हो गया मेंटली हेल्दी नहीं होना, ठीक है, सोशली हेल्दी नहीं होना, समझ गए। फिजिकली भी हेल्दी कैसे नहीं हो सकते हम लोग? सवाल है, इफ वी आर नॉट फिजिकली हेल्दी, तो क्या कारण हो सकता है कि अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं है तो क्या कारण है उसके? तो भाई उसका एक कारण हो सकता है आपकी इम्यूनिटी, या मैं कह दूं कि आपको कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया है, किसी पैथोजन। क्या होते हैं पैथोजन? तो इस डेफिनेशन को भी याद रखना। पैथोजन ये क्या होते हैं? दे आर
डिसीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एजेंट्स जो कोई डिसीज कॉज करें उसे कहते हैं क्या? पैथोजेंस। अब इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी एन एलर्जन, इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ प्रोटोजोन, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो कोई इन्फेक्शन ने अगर आपको पकड़ लिया तो भी क्या है? तो भी है आपको, आप मतलब फिजिकली फिट नहीं हो। ठीक है, सोचो तुम्हारे आसपास इस समय तुम एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया आसपास हैं, इवन अभी भी है, मगर आपकी बॉडी में क्या है? फुल्ली प्रोटेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी के बाहर प्रोटेक्शन, बॉडी के अंदर सेल्स की प्रोटेक्शन, WBC आपको पता होगा, जो प्रिवेंट करती है आपकी बॉडी को, है ना। तो इन्फेक्शन कॉज हो जाए तो भी क्या हो? आप फिजिकली फिट नहीं होगे। और क्या कारण हो सकता है फिजिकली फिट ना होने का? हो सकता है कि कोई जेनेटिकल डिसीज हो आपको। जेनेटिकल मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मतलब हो गया कि मान लो आपके पेरेंट्स से कोई डिसीज आपके अंदर आ गई, है ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कई बार पूछता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, मतलब आपको चांसेस हैं डायबिटीज़ के, आपको शक है, तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ थी क्या? तो पूछता है ऐसा। मतलब कुछ डिसीज़ ऐसी होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया विक्टोरिया के समय पे विक्टोरिया को थी, तो उसके बच्चों को हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? ये होती है जेनेटिकल डिसीज़, जो कि जीन्स, जेनेटिकल मतलब जीन्स, वो जीन्स नहीं जो आपने पहन रखी है। ये जीन्स कौन से हैं? ये आपके DNA के अंदर होते हैं जीन्स। ठीक है, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? इन्फेक्शियस हो सकता है, जेनेटिकल हो सकता है, साथ में हो सकता है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल तो ये भी एक तरह का कारण है आपको डिसीज होने का, फिजिकली अनफिट होने का। ठीक है, तो ये कुछ कारण है किसके? फिजिकली अनफिट होने के। पैथोजन का मतलब आप समझ चुके हो कि पैथोजन क्या होते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं एज अ नोट पॉइंट, उस बात को याद रखिएगा, दैट इज एक ब्रांच होती है हमारे बायोलॉजी की, वो है इटियोलॉजी। क्या होती है? इटियोलॉजी। ये एक ऐसी ब्रांच है हमारे बायोलॉजी की जो डील करती है, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with cause of disease। भाई डिसीज का कारण क्या है उससे डील करने वाली ब्रांच कौन सी है? वो होती है इटियोलॉजी। ठीक है, वो क्या होती है? इटियोलॉजी। एक और ब्रांच होती है हमारे बायोलॉजी के अंदर, वो होती है, वो क्या होती है? वो होती है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी क्या है? मान लो कोई डिसीज अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड फैल रही है ना, तो उस डिसीज को फैलने की जो स्टडी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज अक्रॉस द ह्यूमन पॉपुलेशन, उस चीज की स्टडी करने वाले लोगों को हम कहते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, और उसकी स्टडी क्या है? एपिडेमोलॉजी। ठीक है, तो मैं लिख दूं इसके बारे में, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील, जो डील किसके साथ करेगी? विच डील्स द डिस्ट्रीब्यूशन, विच डील्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड या अक्रॉस द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, विच डील्स अक्रॉस द ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, ये होती है, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है एपिडेमोलॉजी और एक होती है इटियोलॉजी। तो इन दो टर्म्स को आपको याद रखना है। समझ में आ गई इतनी बात आपको? ठीक है, तो ये कारण है किसके? फिजिकली हेल्दी अगर आप नहीं हो तो उसके कारण ये हो सकते हैं, और ये आपकी दो ब्रांचेस हो गई किसकी? बायोलॉजी की, जो कि डील करती है डिसीज के फैलने से, और डिसीज की कारण क्या है उसकी डील करती है। ठीक है, ओके, अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं डिसीज के बारे में, तो आइए समझते हैं कि यार डिसीज क्या होती है। ठीक है, डिसीज का मतलब क्या होता है?
ठीक है, तू बीमार है, तू बीमार है, इसका मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से यहाँ पे। तो अगर मैं आपको बताऊं डिसीज़ का मतलब, तो डिसीज़ का मतलब होता है, डिसीज़ का मतलब होता है किसी भी तरह की मेल फंक्शनिंग या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग और कुछ सिम्टम्स का आना, ठीक है। आपकी बॉडी में किसी तरह का डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है, कोई पार्ट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है ना, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है और कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस केस में आप कह सकते हो कि हाँ बॉस आप क्या हो, आपको कोई डिसीज़ हो गई है, ठीक है। हम कुछ डिफरेंसेस भी अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आने वाले लेक्चर्स में या इसी सेशन में मैं आपको बताऊंगा एपिडेमिक क्या होता है, ठीक है, एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, डिसीज फ्री एंड हेल्दी में तो आपने डिफरेंस समझ ही लिया, है ना। दूसरा हम जानेंगे आपके डिसऑर्डर एंड डिसीज में डिफरेंस क्या होता है, या हाँ डिसीज और डिसऑर्डर में सिम्टम्स क्या है, डिफरेंस क्या है, सिम्टम्स एंड साइन इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये कुछ बातें हम इस सेशन में जानने वाले हैं। आई होप इन सब बातों को इनका डिफरेंस चार्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर आई थिंक आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं डिसीज़ की। डिसीज़ क्या है? इट इज़ एनी टाइप ऑफ मेल फंक्शनिंग और discomfort in any part of बॉडी के किसी पार्ट पर अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, विद सर्टेन सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स के साथ अगर आपकी बॉडी में जो आपकी कोई बॉडी पार्ट्स हैं प्रॉपरली अगर ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन अगर नहीं कर पा रहा है, जैसे आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किडनी में अच्छे से यूरिन फॉर्म नहीं हो पा रहा है, आपका हार्ट प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कोई अगर डिस्कम्फर्ट आए बॉडी के अंदर और उसके कुछ सिम्टम्स दिखने को लगे आपको, देन यू कैन से कि हाँ भाई आपको कोई डिसीज़ हो गई है। क्या थी बात आगे समझ में आपको कि डिसीज़ क्या होती है, बताइए, ठीक है। डिसीज़ क्या है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। और अभी हम डिसीज़ की भी बात करेंगे जिसमें आप देखोगे कि यार तरह तरह की डिसीज़ होती है, ठीक है। टाइप ऑफ डिसीज़ की मैं बात करूं तो कुछ होती हैं डिसीज़ जो कैसी होती हैं, कॉन्जेंशियल, जो मतलब कैसी हो, जेनेटिकली हो, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको मिली हो, तो जेंशियल मतलब जेनेटिक्स, ठीक है। तो कॉन्जेंशियल भी हो सकती है या फिर हो सकता है कॉन्जेंशियल भी हो सकती है या फिर कम्युनिकेबल, मतलब जो फैल सकती है, या आप कम्युनिकेबल से अच्छा इसे कह लो एक्वायर्ड, कैसा कह लो आप इसे एक्वायर्ड कह लो, मतलब कि जिसको एक्वायर किया हो, एक तो आपके पेरेंट्स से आपको मिली हो, एक आपने उसको एक्वायर कर लिया है आपके लाइफ टाइम के समय पे, या किसी कारण से आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, या कोई आप अच्छी सैनिटाइज हाइजीनिक जगह पे आप नहीं रहते हो, तो उस केस में कोई डिसीज़ अगर आपने एक्वायर कर लिया तो उसे आप कहते हो क्या, एक्वायर डिसीज़ होगी। और दूसरी होती है कॉन्जेंशियल। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, उस क्लासिफिकेशन की बात अभी हम करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, नहीं होगा मेरे ख्याल से, आई थिंक हो तो आप पीछे रिपीट करके देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, एक बार रिव्यू मारे। हमने बात की आपके हेल्थ के बारे में कि यार हेल्थ क्या होती है, 3 तरीके से 4 तरीके से आप हेल्दी होंगे, ठीक है। आपको इन्फेक्शन कोई होगा, कोई कुछ कॉज हो सकता है, तो उसके कारण क्या होंगे, उसके कारण क्या होते हैं, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ब्रांचेस की हमने बात की और आपके डिसीज़ की बात की कि यार डिसीज़ क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक चीज़ और सिखा दूँ आपको कि हमने डिसीज़ पढ़ लिया, डिसीज़ के टाइप्स पढ़ लिए, इसको अभी हम और देखेंगे बाद में, ठीक है।
ख़त्म नहीं हुआ ये, ठीक है, कहीं सोचो कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, इसको अभी आगे और पढ़ना है हमें, ठीक है, विल बी कंटिन्यू ऐसे लिख देते हैं, विल बी कंटिन्यू, विल बी कंटिन्यू, ठीक है। आगे अगर मैं देखूँ तो इसका आपको बताता हूँ मैंने आपको डिसीज़ बता दिया, टाइप्स ऑफ डिसीज़ बता दिया। अब देखो ये डिसीज़ कॉज करने वाले एजेंट कौन है उसकी बात करते हैं। तो डिसीज़ कॉज करने वाले यार कुछ एजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास हो गए फिजिकल एजेंट। कौन से वाले? कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ आपके हो सकते हैं फिजिकल एजेंट। फिजिकल मतलब लाइक मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये क्या है, ये आपके फिजिकल एजेंट है जो फिजिकली आपको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो ये अगेन डिसीज कॉजिंग एजेंट फिजिकली भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, ये हो सकती है फिजिकली, या टेम्परेचर की बात कर लो आप, ठीक है, इट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी रेडिएशन, ठीक है, इट कैन बी ह्यूमिडिटी, इट कैन बी साउंड। ये सब क्या है, ये आपके फिजिकली एजेंट होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। दूसरा है आपके न्यूट्रिशनल एजेंट्स, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं करोगे, जैसे कि आपको चाहिए होती है एक बैलेंस डाइट, क्या चाहिए होती है, एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। अगर आप उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी बॉडी में इन 5-6 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ भी कम है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, रफेज, इनमें से कोई भी अगर आपकी बॉडी में आप अच्छे से कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो अगेन क्या है, वो आपकी बैलेंस डाइट नहीं होगी, है ना। तो हो गया बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट। तीसरे होते हैं केमिकल एजेंट। इफ यू आर कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ ड्रग, अल्कोहल या किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, मान लो आपने कोई दवाई जो है वो आपने बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लिया आपने, तो वो क्या है, वो आपका है मेडिसिन में आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट, मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगी उससे आपको। जैसे कुछ लोग होते हैं जो है ना एंटीबायोटिक्स को ना अपने आप खरीद के खा लेते हैं, किससे, मेडिकल या केमिस्ट से, और वो सही नहीं होता। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, या ऐसे बहुत केसेस आए हैं जिसमें जब लोगों ने अपने आप से एंटीबायोटिक लेके खाई है, तो उस केस में उनको ना डायरिया या फिर लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्यों होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए आपको दवाई हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई खानी चाहिए, है ना, क्योंकि डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक देता है ना, तो उसके साथ वो प्रोबायोटिक्स भी देता है। क्या काम है इनका, प्रोबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इसको अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गए क्या, केमिकल एजेंट्स। आई थिंक ये केमिकल एजेंट आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एजेंट, अच्छा केमिकल के अंदर ना आपके हार्मोन्स भी आ सकते हैं। काफ़ी सारी बीमारी ना हार्मोन्स की वजह से भी होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा डॉर्फिज्म, है ना। काफ़ी लोग छोटे रह जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में अच्छे से क्या होते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है फेसेस के ऊपर। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं उस चीज़ की, देख रहे हो कितनी ज़्यादा, मतलब हेयर्स की ग्रोथ हो गई तो बहुत वियर्ड लगता है, राइट। तो ये सब भी क्या है, ये सब जो है कहीं ना कहीं कैसी केमिकल डिसीज़ है, हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपके मैकेनिकल एजेंट, कोई फोर्स, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया किसी का, राइट, मान लो तुम्हारा हाथ, तुम्हारा नहीं तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा कैसे हाथ फ्रैक्चर होगा, मान लो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो इस केस में क्या होगा, वो क्या एक मैकेनिकल एजेंट हो गया, ठीक है। आपको प्रेशर आ गया, स्ट्रेस आ गया काम का बहुत सारा, या कोई फैमिली में कोई स्ट्रेस आ गया, या फिर मान लीजिए एग्ज़ाम आ रहे हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेस तुम्हारा यही होता है, जो कोरोना ने दूर कर दिया है तुम्हारा स्ट्रेस, है ना, मजे ले रहे हो। तो फोर्सेस, स्ट्रेस, ये सब क्या है, ये मैकेनिकल एजेंट है। तुम मस्त ऐसे चल रहे हो, पीछे से तुम्हारा दोस्त आया, दोस्त ने धक्का मार दिया तुम्हें और तुम लुढ़क गए लुढ़क गए तुम, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका फोर्स वाला एजेंट हो गया। ये क्या होते हैं, ये होते हैं मैकेनिकल एजेंट, जिसकी वजह से आपको कोई डिसीज हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लास्ट बायोलॉजिकल एजेंट, ये हमारा टॉपिक है स्टडी का, इसको हम पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या आ सकते हैं, बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करेगा, ऐसा होता है बैक्टीरिया, दो सींगों वाला ऐसा नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे कैसा होता है। तो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी प्रोटोजोवन, इट कैन बी एलर्जन, ठीक है, इट कैन बी फंगस,
ठीक है। तो ये सब है जो आपको डिसीज कॉज नहीं कर सकते हैं, ये कारण है डिसीज कॉज करने के। तो ये हो गया बायोलॉजिकल एजेंट। आई थिंक ये सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यार बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं और बाकी एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने डिसीज़ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है ना, आपने डिसीज़ का मतलब भी जाना और आपने साथ में डिसीज़ के बारे में टाइप्स ऑफ डिसीज़ हमने पढ़ी थी। तो आइए एक बार हम ये और कर लेते हैं क्लैरिफाई कि यार टाइप्स ऑफ डिसीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीज़, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीज़ की हम बात कर लेते हैं और इसमें मैं आपको सिखा दूं कि बेटा 2 तरह की डिसीज़ होती है। ठीक है, दो तरह की डिसीज़ होंगी। एक मिनट सर, कौन सी 2 तरह की डिसीज़ है? एक तो होती है बच्चा आपका जो कि है कॉन्जेंशियल, ठीक है, और एक होती है एक्वायर्ड। कॉन्जेंशियल मतलब जो जेनेटिक्स हो, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको मिली हो, उसे कहते हैं क्या, कॉन्जेंशियल डिसीज। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिसीज, जो आपने एक्वायर की है। ठीक है, आसपास जो बैक्टीरिया घूम रहे हैं ना, है ना, अपने आप देखो आसपास कितने सारे बैक्टीरिया है मेरे आसपास, दिख रहे हैं? तो ये सारे बैक्टीरिया जो है ये तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं एकदम से, है ना, और मैं ऐसे बीमार पड़ सकता हूँ। तो ये सब क्या है, ये आपके एक्वायर्ड एजेंट है, जो एक्वायर होंगे, आप एक्वायर्ड कर लोगे। तो आप देखो एक्वायर की आप और क्लासिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि आप इसको बांट सकते हो कुछ और पार्ट्स में। मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो, आपने इसको और कुछ पार्ट्स में बांटा, ठीक है, ठीक है, आपने इसको कुछ पार्ट्स में बांट दिया। कौन कौन से पार्ट्स थे? एक तो आपका हो गया जो कि कम्युनिकेबल है, मतलब जो फैल सकता है। तो एक हो गई कम्युनिकेबल डिसीज। अब एक्वायर्ड मतलब आपने उसको एक्वायर्ड किया है किसी फंगस से या किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से या किसी वेक्टर से, ठीक है। अब उसको आपने एक्वायर किया, अब वो फैल सकती है, आपसे फैल सकती है या आपसे नहीं फैलेगी। तो जो फैल सकती है उसे आप कहते हो कम्युनिकेबल डिसीज, जो ना फैले उसे आप कहते हो नॉन कम्युनिकेबल। दूसरी होगी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आई थिंक ये 2 तरह की डिसीज आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेबल क्या होंगी, जो फैल जाएंगी। अब फैलने के तरीके 2 हैं, फैलने के तरीके 2 हो सकते हैं। एक हो सकता है तुम देख क्या रहे हो, बहुत मेहनत लगती है इसमें, पता है तुम्हें, आसानी से नहीं हो जाता, समझे। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी, आपसे बात कर रहा हूं मैं कम्युनिकेबल। 2 तरीके से फैल सकती है, या तो होगी कॉन्जेंशियल या कॉन्टेजियस, सॉरी कॉन्टेजियस, या फिर होगी नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस, कंटेजियस मतलब जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैले। जैसे आप हॉस्पिटल में गए, कोई मरीज लेटा हुआ था, तुम गए, अरे भाई मेरे मरीज तो आजा गले मिलने मेरे से, तुम आज से उससे गले मिल गए, है ना। तो अब उसको जो डिसीज़ है वो तुम्हें पकड़ा देगा, लो भाई दहेज हमारा, सारा सारा तुम बीमारी तुम रख लो, है ना, इतने अच्छे तुम हो नहीं, तो होना भी मत इतना अच्छा, ठीक है। कॉन्टेजियस डिसीज़ क्या है, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैल जाए। किसने ऐसे छींक दिया, खांस दिया, ये खांसी थी, ठीक है, तो इससे जो फैलेगी आपकी डिसीज़ ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके फैलेगी, वो क्या होंगी, वो अगेन कॉन्टेजियस है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैल रही है ना। कुछ होती है नॉन कंटेजियस, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से ना फैले, कोई वेक्टर के थ्रू वो जा रही है, मलेरिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये क्या आपके पास नॉन कंटेजियस डिसीज होती है। ये होती है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। बात करूं नॉन कम्युनिकेबल, जो फैलेगी नहीं, वो कौन कौन सी है? तो देखो उसमें आ सकती है आपकी, उसमें आपकी आ सकती है एलर्जी, एलर्जी छूने से नहीं फैलती है, ठीक है। दूसरा कैंसर, कैंसर भी बेटा नहीं फैलता है छूने से, ठीक है। तीसरा आपका हो सकता है डायबिटीज़,
नहीं फैलती है, मतलब छूने से नहीं फैलती है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल है। आपकी हो सकती है आपकी एडिक्टिव डिसीज़, भाई किसी को ड्रग्स वगैरह लेने की आदत है, ठीक है, अब उसके पास तुम जैसे उसने आपको छू लिया, अरे मैं तो अछूत हो गया, ऐसे तो ना होता है, उसने छुआ तो क्या तुम भी ड्रग्स लेना चालू कर दोगे क्या? वो तुम्हारी मर्जी है, मगर छूने से ऐसे नहीं फैलती है वो, राइट। हाँ, उनके आसपास में तुम रहोगे तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी वो, तो वो बात अलग है। बट एडिक्टिव डिसीज़ भी क्या होती है? नॉन कम्युनिकेबल। और आपकी हो जाएंगी डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी होती है सर? तो ये हो सकती है आपके विटामिन ए की कमी से, जैसे आप जानते हो क्या होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वे हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये कुछ विटामिन की कमी आपको हो गई तो उससे डिसीज़ होती है, उसे कहते हो क्या? डेफिशिएंसी डिसीज़। तो ये भी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है? और आपकी हो सकती है, और आपकी हो सकती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन है ना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, ये भी छूने से नहीं फैलते हैं। तो ये होती है कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल। ये होती है कम्युनिकेबल। आई थिंक समझ में आ गया। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा चार्ट क्लियर होगा। तो इस चार्ट को अभी के अभी पॉज करना वीडियो को और इसका डायग्राम अच्छे से बनाना, नो स्क्रीनशॉट, अभी का भी बनाना है इसको, ठीक है। अपने दिमाग से ज़्यादा अपने हाथों को याद कराओ वो चीज़ें, ठीक है, लिख लिख के बार बार देखा करो। तो ये वाली बात क्लियर हो गई आपको। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, आइए उसको एक बार रिव्यू मार लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने बात की आपके हेल्थ के बारे में कि यार हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो एवरी इंडिविजुअल विशेस टू बी कीप हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री। आप जानते हैं हेल्दी का मतलब क्या है और डिसीज़ फ्री का मतलब क्या है। हर बंदा चाहता है कि मैं हेल्दी हूँ और मैं डिसीज़ फ्री हूँ। दिस रिक्वायर्ड सेवरल थिंग्स, सम एट द पर्सनल लेवल, सम एट द कम्युनिकेबल लेवल। कुछ अपने पर्सनल लेवल पे आपको चाहिए होता है, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कुछ अपने आसपास की चीज़ों को भी मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि आसपास में आपकी हाइजीनिक कंडीशन, आपके आसपास की चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल लेवल पे क्या आएगा? आप प्रॉपर ब्रश कर रहे हो दिन में 2 बार, ठीक है। आप प्रॉपर बाथ ले रहे हो, अपने क्लॉथ, अपने आपके जो क्लॉथ्स हैं वो वॉश पहन रहे हो, आपके नेल्स कटे हुए हैं, राइट। ये आपके पर्सनल हैबिट्स होती हैं, पर्सनल हाइजीन्स होती हैं। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वन हैज़ टू कीप हिज बॉडी क्लीन बाय वॉशिंग, बाथिंग, ब्रशिंग और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड अ प्रॉपर डाइट। ये क्या है? पर्सनल लेवल की, क्या है? पर्सनल लेवल की हाइजीन है जो मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेबल लेवल पे क्या होगा? आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन एंड विद द नो एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। कोई गार्बेज काफ़ी समय तक रुका ना रहे, पानी वहाँ पे आसपास ना भरा हुआ हो, है ना। पानी क्या है? घर है किसका? मच्छर वगैरह का, जो डिसीज़ कॉज करते हैं। तो ये स्प्रेड कर देंगे डिसीज़ को। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने पर्सनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो सवाल है कि हाउ टू बी हेल्दी। तो आप कह सकते हो कि हेल्दी रहने के 2 तरीके हैं, एक तो पर्सनल हाइजीन, दूसरा कम्युनिकेबल हाइजीन। 2 चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बैरियर्स की। मान लो कोई डिसीज़ अगर आपको कॉज होती है ना, कोई डिसीज़ आपको कॉज हुई है, ठीक है, मतलब किसी बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश की है, तो क्या हमारी बॉडी उसे एंटर करने देगी कि हाँ भाई आजा आजा ये ले मेरी बॉडी और घुस जा मेरे अंदर? ऐसा तो ना करेंगे हम, ठीक है, हम भी तो शाणे हैं ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक तरह का बैरियर फॉर्म हो रखा है। और एक नहीं, मैं कहूँगा बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसको? हमारी बॉडी को, किसी भी पैथोजेंस के रिगार्डिंग। तो देखते हैं वो कौन कौन से बैरियर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं उस बैरियर की बात करूं तो देखो, एक तो आपकी बॉडी में होता है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक है। एक आपकी बॉडी में होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। एक आपकी बॉडी में होता है सेलुलर बैरियर और एक आपकी बॉडी में होता है साइटोकाइनेज बैरियर। ये 4 तरह के बैरियर्स जो हैं ये आपकी बॉडी में हैं, जो कहीं ना कहीं हर पल आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, नटखट शरारती दोस्त है, होते हैं ना ऐसे, तो उन्होंने क्या किया, जिसमें बहुत गुस्सा आती है, मन करता है उसको अभी पेल दे पकड़ के, है ना। तो ऐसे जो दोस्त है ना आपके, उसने क्या किया, उसने वही अपनी हरकत कर दी। उसने क्या कर दिया, गाय का गोबर उठाया और उसको तुम्हारे ऊपर मार दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब उस गाय की जो फीसिस थी उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, है ना, बहुत हार्मफुल जर्म्स वगैरह हो सकते हैं। अब उसने तुम्हारे ऊपर मारा, वो तुम्हारी स्किन पे ऐसे लग गया। अब देखो स्किन के उसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो स्किन से घुसने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी बॉडी में क्या मिल रहा है, पकवान मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, 56 भोग मिल रहे हैं उनको, है ना। तो
उनको आपकी बॉडी में एंटर कराने से कौन रोकेगी? आपकी स्किन रोकेगी। और स्किन किस में आती है? आपकी फिजिकल बैरियर में आती है। ठीक है, स्किन किस में आती है? आपकी फिजिकल बैरियर। तो मान लीजिए आपकी स्किन थी, यहाँ पे आया एक बैक्टीरिया, इसने कोशिश की कि हाँ भाई चलो भाई दावत पे चलो, लेकिन आपकी बॉडी ने मना कर दिया। नो, क्या कहा इसने? अरे कहाँ घुस रहे हो भैया, नो, इसने मना कर दिया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपकी स्किन ने क्या किया? आपको किस तरीके से एक प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे दी। ठीक है, तो ये क्या था? एक तरह का बैरियर था, उसे कहते हैं क्या? फिजिकल बैरियर, जिसमें आपकी स्किन आती है। और एक और चीज़ आती है जो कि है आपका म्यूकस। म्यूकस, मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं तो आपके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया है ना, तो वो बैक्टीरिया आपके सांस के थ्रू भी अंदर जा सकते हैं ना, तो उसको अंदर जाने से कौन रोक रहा है? आपके नोज के अंदर क्या है? हेयर्स है, और साथ साथ हेयर के साथ क्या है? आपके उसमें म्यूकस नाम का एक फ्लूइड भी है। तो वो म्यूकस क्या कर रहा है? उन सभी बैक्टीरिया को रोक दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, रोक दे रहा है इस तरीके से। तो वो होता है म्यूकस, और म्यूकस आपकी बॉडी में काफ़ी जगहों पे सिक्रीट हो रहा है। तो ऐसे ही इतनी आसानी से कोई बैक्टीरिया आपकी नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू वो एंटर नहीं कर सकता। ठीक है सर, नोज में तो म्यूकस है। म्यूकस क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी नाक से कुछ कुछ निकल रहा होता है ना, वो होता है म्यूकस। नेक्स्ट होता है क्या? फिजियोलॉजिकल बैरियर। सर माउथ से अगर गया तो कैसे रोकेंगे उसको? या खाने के अंदर हमारे माउथ के अंदर चला गया तब क्या होगा उसका? तो उसके लिए कौन से बैरियर है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या आएंगे? इसमें आपका आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई बाइट, बर्गर के बाइट के साथ एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया तो वो तो अंदर पहुंच गया है ना। अब पहुंचने के बाद आपके जो एब्डोमेन कैविटी है उसमें क्या है? स्टमक है, और वही स्टमक क्या करेगा? आपके उस स्टमक में क्या है? HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड है और वो उसको जलाकर राख कर देगा। ठीक है, तो HCl क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को मार देगा। और क्या है? लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या होता है? ये एक तरह का एंजाइम है जो आपके सलाइवा के अंदर होता है, आपके टीयर्स, आंसू जो है उसके अंदर होता है। आई से भी घुस सकते हैं ना बैक्टीरिया, आइस के यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ से भी जा सकता है इस तरीके से, तो यहाँ से भी एंट्री हो सकती है। तो उसके लिए क्या है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है आपके टीयर्स में और आपके माउथ के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, या कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको वहीं पे खा जाएगा पकड़ के। ठीक है, तो आपके लाइसोजाइम्स होते हैं, आपके HCl होता है, ये क्या है? ये आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। और हेयर्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, हेयर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके सेलुलर बैरियर, जिसमें कौन आएंगे? जिसमें आपकी WBC आएगी। जिस WBC की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे अभी, मेजरली आपको बता दूं तो WBC के अंदर भी बहुत तरह की सेल्स आती है, जैसे कि कुछ होती हैं मैक्रोफेजेस, कुछ होती है मैक्रोफेज। ठीक है, कुछ होती है मैक्रोफेजेस हो गई, कुछ होती हैं आपकी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कुछ होती है आपकी NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये क्या है? ये सेलुलर बैरियर है जो कि आपकी बॉडी में एक आर्मी बना रही है। और वो आर्मी क्या कर रही है? वो आर्मी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगर आ गया तो माँ कसम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे काट पीट के उसे खा जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर। तो ये हो गया। मान लो बाई चांस आपके हाथ की स्किन पे कोई अगर कट लग गया है यहाँ से, तो कट लगने के बाद क्या होगा? अब वो बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा, है ना। अंदर वो बैक्टीरिया आ गया तो यहाँ पे कौन घूम रही है? यहाँ घूम रही है हमारी बॉडी की सोल्जर सेल्स, जो कि हैं WBC। ये कह रही है कि आ जा बेटा, आ जा, एक बार आ जा, फिर तुझे मैं खा जाऊंगी पकड़ के। ठीक है, ऐसे ही कर रही हैं। और लास्ट क्या है? साइटोकाइनेज, जिसको हमें ध्यान से इतना नहीं पढ़ना है। इसमें आपके आते हैं इंटरफेरॉन, IgA, ये कुछ है प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ऊपर 3 की बात करनी है। तो ये क्या है? ये आपकी बॉडी के फिजिकल बैरियर्स होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये होते हैं फिजिकल बैरियर्स। और ऐसे ही आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है किसके थ्रू? बैरियर्स के थ्रू। तो ये 3 तरह के क्या है? बैरियर्स हैं। इन बैरियर्स को याद रखिएगा। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी मीन्स बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज। इम्यूनिटी क्या है? दिस इज द डिफेंस सिस्टम। आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम किसके अगेंस्ट? डिसीज कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट, या फिर मैं कह सकता हूं पैथोजेंस के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। आवर बॉडी इज ऑल द टाइम इन्वेडिंग बाय अ वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक पॉल्यूटेंट्स। आपके आसपास इस समय क्या है? बहुत पॉल्यूटेंट्स हैं, बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं। दे एंटर इन द बॉडी इन 4 वे। या तो स्किन से एंटर कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि आई हो गई, नोज हो गई। ठीक है, जेनाइटल ट्रैक, मेल्स में पेनिस हो गया, फीमेल्स में वजाइना हो गई। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर, इन जगहों से वो एंटर कर सकते हैं। फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, इन सब तरीके से क्या कर सकते हैं? वो एंटर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है? हमारे पास प्रोटेक्शन है, हम भी रेडी हैं, है ना, हम भी रेडी हैं। तो हमारे पास प्रोटेक्शन कौन सी है?
स्किन से कुकिंग मतलब हमारी बॉडी से डायरेक्ट घुसेंगे तो कौन है? स्किन है आपकी, है ना। अगर नोज आई इनसे घुसेंगे तो क्या है हमारे पास? हमारे पास लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम, म्यूकस है, हेयर्स है ना, ये सब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। अगर वो फूड से घुसेंगे तो क्या है? HCl है हमारे पास, है ना, क्या है? HCl है हमारे पास। अगर वो नोज के थ्रू घुसेंगे तो हमारे पास अगेन हेयर्स हैं, ब्रीथिंग के थ्रू जाएंगे तो हेयर्स हैं, है ना। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स भी हैं जैसे कि WBC, तो ये सब कुछ है हमारे पास ऑलरेडी, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो एक होता है आपका लोकल डिफेंस सिस्टम, एक होता है इम्यून सिस्टम। लोकल डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया क्या क्या आएंगी, आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर, आपके फिजिकल बैरियर्स और आपके साइटोकाइनेज बैरियर। ये किस में आएंगे? आपके लोकल डिफेंस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। देख लीजिए, जर्म्स फाइटिंग WBC हो गई, ठीक है। सिक्रीशन हो गया जैसे कि HCl सिक्रीशन है, ठीक है, जो कि किस में आएगा? HCl आपका आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ तरह के बैरियर्स हैं। मैकेनिकल बैरियर में आपका आ जाएगा फिजिकल बैरियर जैसे कि स्किन। तो क्या है? ये लोकल डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोकल डिफेंस सिस्टम में क्या था आपका? स्किन हो गई, ठीक है। आपके स्किन में क्या होता है? कैराटीन नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो वाटर रिपेलिंग होते हैं। ये कैराटीन क्या है? ये एक प्रोटीन है। आपकी एपिथीलियम होती है ना, कैरोटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथीलियल जो आपकी स्किन है, राइट, उसमें कैराटीन प्रोटीन है जो कैसा होता है? वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग। भाई आपकी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू भी पानी अंदर जा सकता है, पोर्स के थ्रू, तो हो सकता है उन पानी के साथ साथ बैक्टीरिया अंदर घुस जाए, तो ये क्या करता है? ये पानी को रिपेल करता है कि ना आओ, मेरे पास मत आओ, ठीक है, उससे दूर फेंकता है। तो ये हेल्प करता है एक तरीके से, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू द जर्म्स। ये जर्म्स को भी एंट्री नहीं देता है इस तरीके से, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम देयर आर लॉट ऑफ जर्म्स सेटल्ड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द स्किन विच हैव कॉमन थ्रू द एयर एंड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? चीज़ों का ट्रांसफर आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है किसी तरीके से, ठीक है। इवन द हैंडशेक, किसिंग, चीक्स, इन सब चीज़ें ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कुछ तरीके भी क्या है? ट्रांसफर के होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? आपके हेयर्स हैं, आपके म्यूकस हैं, ये भी क्या है? किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे? किसी भी वायरस की एंट्री से। जर्म्स किलिंग सिक्रीशन क्या हो सकता है? आपका सलाइवा, स्वेट, टीयर्स। टीयर्स में क्या है? लाइजोजाइम्स है। सलाइवा में क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे क्या बात की? दूसरा मैंने बात की आपसे टीयर्स। टीयर्स में क्या है? लाइजोजाइम, ठीक है। HCl कहाँ पे है? आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? आपके सिक्रीशंस होते हैं। और जर्म्स फाइटिंग WBC, जिसकी बात हम अगली क्लास में ऑलरेडी करने वाले हैं, ठीक है। जर्म्स कैसे? ये WBC क्या है? ये फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब, इसका मतलब होता है कि जो इनगल्फ कर ले। इनगल्फ मतलब खा जाए। कोई अगर बैक्टीरिया दिख गया ना, उसे ऐसे पकड़ के खा जाएंगी ये। तो ऐसी घूम रही होती है आपकी पूरी बॉडी के अंदर कि जैसे कोई दिखे उसे पकड़ के खा जाओ, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी फैगोसाइटोटिक। और इम्यून सिस्टम की बात हम आगे करने वाले हैं। तो एक लास्ट चीज़ और हम आज के सेशन में बात कर लेते हैं, वो क्या है आपकी? वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। WBC की क्लासिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, दो तरह की WBC होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या आती है? इसमें आपकी तीन तरह की सेल्स आती हैं। बेसोफिल, है ना, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ना सबसे ज़्यादा होती है नंबर में, ठीक है, मोस्ट इन नंबर, सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ जैसे कोई बैक्टीरिया घुसा, सबसे पहले भागते हुए ये आएंगी। सबसे छोटी है, सबसे ज़्यादा है और सबसे पहले आती है, और सबसे पहले मरती भी यही है है ना। तो ये वही बात है, जो पहले भागा क्या आएगा ना कि हाँ मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा, वो पहले हार जाता है। तो ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स ये होती है। बात करें ए ग्रेनुलोसाइट, तो इसमें क्या आएंगी? इसमें आपकी आती है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और आपकी आती है लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट में हम फर्दर पढ़ेंगे क्या? आपकी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है।
मोनोसाइट में क्या आती है? मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज। और एक तरह की और WBC होती है जो अलग ही है, जो कि है NK सेल। तो इसकी भी हम बात कर लेंगे। तो ये आपको क्लासिफिकेशन पूरा याद होना चाहिए। ग्रेनुलोसाइट 3 तरह की, एक ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की, मोनोफिल्स और लिम्फोफिल्स। ये आपके हो गई क्लासिफिकेशन। तो आई थिंक आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा? आपने पहले हेल्थ के बारे में जाना कि बॉस हेल्थ क्या होती है ना। सेकंड आपने पढ़ा डिसीज के बारे में, डिसीज क्या है, जिसमें आपने कॉजेज ऑफ एजेंट देख लिए, टाइप्स ऑफ डिसीज की बात कर ली है ना, कॉजेज क्या है और टाइप्स ऑफ एजेंट, आपने एजेंट्स की भी बात कर ली। तीसरा आपने बात की WBC, या फिर मैं बात करता हूँ आपकी इम्यूनिटी के बारे में। किसकी बात की आपने? इम्यूनिटी की बात की, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात की है। ठीक है, किस किस तरह की आपकी इम्यूनिटी होती है। और आपने जिसमें WBC आपने बैरियर्स की बात की, मेजरली किसकी? बैरियर्स। आपने 4 तरह के बैरियर्स पढ़े, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनेस, जिसमें आपने एक और चीज़ सीखी जो कि था WBC की क्लासिफिकेशन। WBC की क्लासिफिकेशन। तो कुछ बातें हमने आज की थी, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो वेल फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी करें, सीखें नई नई चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मज़ा आया तो वेट करिए अगले सेशन के लिए। फिर हम कल मिलेंगे वापस से सेम जगह सेम टाइम पर, और चीज़ों को सीखते रहें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।